नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं और कट टू कट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज आपके सामने लेकर हम आए हैं ऑक्सीजन पर वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मानो देश का हर नागरिक ढूंढ रहा है। सवाल ये कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हर जरूरतमंद को वक्त पर ऑक्सीजन मयस्सर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने एक सुप्रीम फॉर्मूला लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने सामने रखा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुनवाई को लेकर केंद्र को कई ऐसे दिशा निर्देश दिए जिन पर अमल होते ही दिल्ली समेत हर वो जगह जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां शायद जल्द से जल्द सांसों की संजीवनी पहुंचनी शुरू हो जाए। ऑक्सीजन कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, किसके जरिए मिलेगी। आजकल जिस घर में भी कोरोना मरीज हैं, उसके परिवार वालों के अंदर कुछ ऐसे ही सवाल 24 घंटे कौंते रहते हैं। इन्हीं सवालों के समाधान आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार को सुझाए। सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर देश के ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और फिर दिए कुछ डायरेक्ट निर्देश जिनका एक ही मकसद था, जन जन को मिले ऑक्सीजन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो निर्देश दिए उनमें सबसे पहला था कि 3 मई की आधी रात से दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे। ये स्टॉक एक जगह ना होकर अलग अलग जगह होगा और ये राज्यों को पहले से दिए गए ऑक्सीजन कोटे से अलग होगा। कोर्ट ने यह भी ताकीद की कि अगर सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाली पोस्ट को लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो वो नागरिकों को परेशान करने जैसा माना जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार अस्पताल में एडमिशन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे जिसका पालन सभी राज्य सरकारों को करना होगा। अगर किसी मरीज के पास स्थानीय पहचान पत्र नहीं है या फिर कोई पहचान पत्र नहीं है तो उसे किसी राज्य में जरूरी दवाओं या फिर अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा से नकारा नहीं जा सकता। कोरोना महामारी के इस संकट के बीच आखिर इससे निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से क्या व्यवस्था करे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को 4 घंटे तक सुनवाई चलने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था और अब 64 पेज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसकी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। इस आदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि आज आधी रात यानी 3 मई की आधी रात के बाद से दिल्ली में ऑक्सीजन में कहीं कोई किल्लत ना हो। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को चाहिए, जितना उसके लिए आवंटित हुआ है, उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को मिले। सप्लाई में आ रही सभी दिक्कतों को दूर करे केंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने ये कहा है कि देश के किसी भी नागरिक को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हॉस्पिटल में दाखिला देने से या जरूरी दवाइयाँ देने से इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास उस जगह का पहचान पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस के सीधे सीधे मायने समझने भी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार हो और अलग अलग जगह हो, यानी ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई की तैयारी की जाए और इस तरह से की जाए कि किसी भी राज्य में ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। कोर्ट ने अस्पताल में भर्ती करने को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है। इसके सीधे मायने हैं कि कोरोना में अस्पताल में एडमिशन को लेकर कोई आपाधापी या गड़बड़ी के चांस कम हो जाएंगे। जिसे वाकई जरूरत होगी उसे ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। कोर्ट ने तीसरा अहम निर्देश दिया कि किसी भी राज्य के निवासी को जरूरत के मुताबिक किसी भी राज्य में अस्पताल की सेवा मिलेगी। इससे उन राज्यों को मदद मिलेगी जिनका मेडिकल सिस्टम कमजोर है या फिर कोरोना के चलते चरमराता जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ ही साथ आज हेल्थ मिनिस्ट्री भी सामने आई और लोगों के सामने देश की ऑक्सीजन रिपोर्ट रखी। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है। हम उसको मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास हैं वहाँ पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज़ पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। गाइडलाइंस है कि स्टेटस भी बता दिया गया है
लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जाना जरूरी है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है क्रायोजेनिक कंटेनर्स की, जिसके जरिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे एक कंटेनर की कीमत तकरीबन 60 से 70 लाख पड़ती है। अब के हालात में इन कंटेनर्स की जरूरत है, लेकिन कोरोना के बाद निवेश करने वाला इन कंटेनर्स का निवेशक क्या करेगा, इसका कोई जवाब अब तक नहीं मिला। अगर सरकार इन कंटेनर्स को लेकर सब्सिडी या आर्थिक मदद जैसा प्रावधान लाए तो मुमकिन है कि नुकसान होने की आशंका कम होने के चलते प्राइवेट सेक्टर से निवेश किया जाए और ऐसे कंटेनर्स की तादाद बढ़े। एक स्टडी के मुताबिक देश में इस वक्त ऑक्सीजन कंटेनर्स की संख्या 1,500 से 2,000 के बीच है, जो इन हालात में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कम है। इसी वजह से नाइट्रोजन कंटेनर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आने वाले वक्त में भी ऑक्सीजन कंटेनर्स की उपयोगिता या इस्तेमाल का कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो तो जल्द ही इस चुनौती से मुक्ति मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। ऑक्सीजन की सप्लाई कोरोना काल की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि राज्य सरकारें अब खुद सेना से मदद की गुहार लगा रही हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सेना से कोरोना से निपटने और ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद की फरियाद लगाई है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के चलते कर्नाटक के एक अस्पताल में 24 मरीजों की मौत के आरोप भी लगे हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए तरसते हिंदुस्तान के जख्मों को एक बार फिर से हरा कर रख दिया। कम से कम मेरे सामने 10 बाहर एम्बुलेंस में उतर नहीं पाया और मौत हो गई। नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, कहाँ से लगाया, ऐसे ही पड़े हुए हैं। कोरोना काल में हर हिंदुस्तानी की जुबान से सिर्फ 2 ही अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, वैक्सीन या फिर ऑक्सीजन। वैक्सीन की गुहार तो 1 मई के बाद आनी शुरू हुई, जब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के लिए फरियाद उससे पहले से सुनाई आ रही थी और अब तक जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट से निपटने की कई कोशिशों के बावजूद सरकार को सेना से गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद की बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर मदद की अपील की है। इस खत के जरिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि आईसीयू बेड वाले अस्पताल स्थापित करने में सेना मदद करे। साथ ही अपील की गई है कि ऑक्सीजन सप्लाई और क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था में भी सेना दिल्ली की मदद करे। खत में यह भी लिखा गया है कि जिस तरह डीआरडीओ ने दिल्ली में एक कोविड अस्पताल तैयार किया है, उसी की तर्ज पर और भी अस्पताल तैयार किए जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट में राज्य सरकार के वकील ने इस खत की जानकारी भी रखी, जिसके बाद अदालत ने केंद्र से दिल्ली सरकार की मांग को लेकर जानकारी मांगी। भारत में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो दिल्ली की हालत भी बहुत खराब होती जा रही है। रोजाना 20-22 हजार केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी 400 के पार पहुंचता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऑक्सीजन की कमी काफी महसूस हो रही है, जिसको लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखा है और खत में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि आर्मी की हमें जरूरत है और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाई जाए, उसकी मात्रा को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर के लगातार सरकार जो है ये कह रही है कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। दिल्ली सरकार ने कुछ आंकड़े भी सामने रखे, जिनके मुताबिक सरकार ने दावा किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट खत्म नहीं हुआ है। सरकार के मुताबिक रविवार को दिल्ली को कोटे की 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से सिर्फ 440 टन ऑक्सीजन मिल पाई। सरकार ने यह भी दावा किया कि दिल्ली को रोजाना 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है, जबकि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी का दावा कर रही है। तो इन दावों की वजह क्या है? क्या सप्लाई और अलॉटमेंट में अस्थिरता इस संकट की वजह है? दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट त्राहिमाम की वजह बना हुआ है, तो कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 मरीजों की मौत का सनसनीखेज आरोप सामने आया। कर्नाटक के चामराजनगर में एक अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया और जब आपाधापी के बादल छटे तो पता चला कि अस्पताल में भर्ती 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों का जमावड़ा लग गया और जब स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर पहुंचे तो उन्हें भी परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है।
रात 12 बजे अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म हुआ। उस समय अस्पताल में 144 मरीज एडमिट थे। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें रोज़ाना 300 से 400 ऑक्सीजन सिलेंडर मैसूरू से पहुंचते थे, लेकिन कल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर्स को पहले ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन कम है? क्या उन्होंने ज़िला प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी? और क्या ज़िला प्रशासन को चेक नहीं करना है लगातार कि उनके ज़िले में किस अस्पताल में कितना ऑक्सीजन है? साफ है सरकारी अमले की लापरवाही की वजह से ही इन 24 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सांसों की इस संजीवनी के लिए जीतोड़ कोशिशें कर रही हैं। बावजूद इसके जन जन तक ऑक्सीजन पहुंचाना अब भी एक अधूरा सपना ही है। टीम न्यूज़ नेशन। और ऐसा नहीं है कि देश के हर हिस्से में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली और महाराष्ट्र से दूर पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऑक्सीजन का पूरा कोटा है। इन राज्यों में क्या है ऑक्सीजन का स्टेटस, देखिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 20,800 लोग हैं। साथ ही साथ अगर मृतकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 155 लोग पिछले 24 घंटे में मृत्यु हुई है। अगर आज के स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 1,20,444 केसेस एक्टिव केसेस हैं तमिलनाडु में। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी स्थिति अब तक काबू में है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल है, बेड दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक स्पेशल गवर्नमेंट ने एक ट्विटर हैंडल भी जारी किया है, एक फ़ोन कॉल भी नंबर भी जारी किया है 104, जहाँ पे लोग अगर बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनको तुरंत वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसमें जो मरीज़ आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और कई जगह पर हमने देखा है कि ऑक्सीजन के कारण ज़्यादातर मरीज़ों की जान चली जाती है। इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में है, सिविल हॉस्पिटल, जिसके अंदर 5 ऐसे कैंपस है जहां पर कोविड के मरीज़ों का इलाज होता है, और सभी जगह पर आपको ऐसे ऑक्सीजन प्लांट दिखाई देंगे। ये नया बन रहा है, आज ही ये शुरू हो जाएगा, और उसके ठीक सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 1200 बेड का अस्पताल है और वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सिविल कैंपस में कई ऑक्सीजन प्लांट है जिसके कारण जो है वो ऑक्सीजन की खपत जो है वो कम होती है, लेकिन जो रिफिलिंग है वो ज़्यादा हो गया है क्योंकि मरीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। पिछले 20 दिनों में हमने पहले देखा था कि ऑक्सीजन की कमी थी पूरे अस्पतालों में, लेकिन जिस तरह से सिविल अस्पताल में टैंक लगवाए गए हैं उसके कारण जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर हो गई है, और जितनी ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इस अस्पताल में फ़िलहाल मौजूद है। तो कोरोना की दूसरी वेव से निपटना हिंदुस्तान के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, और इसी दौरान एक और ऐसी आशंका ने सिर उठा लिया जिसके जिक्र भर से हिंदुस्तानी सहर उठे हैं। यह आशंका है कोरोना की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव की। महाराष्ट्र में एक आकलन के मुताबिक कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों में इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा, यानी कोरोना देश की आने वाली पीढ़ी को अपना टारगेट बनाएगा। और कर्नाटक में टेक्निकल कमेटी ने साफ कर दिया है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी वेव आएगी, और इस लहर में भी लगातार कोरोना का इन्फेक्शन जारी रहेगा। कैसा हो सकता है तीसरी लहर का कहर, देखिए कट टू कट कोरोना रिपोर्ट में। मदद के लिए गुहार लगाते लोग, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड की कमी, रोजाना 3 लाख से ज्यादा केस और कोरोना डेथ का आंकड़ा हजारों पार जा रहा है। और इसी बीच आ गई वायरस की एक और खतरनाक वार्निंग जिसका नाम है कोरोना की तीसरी लहर। मेडिकल एक्सपर्ट पहले ही कह चुके थे कि मई का आखिरी हफ्ता आते आते भारत में कोरोना की सेकेंड वेव का कहर कम हो जाएगा, और इसी आकलन से एक कदम आगे बढ़कर सामने आई है थर्ड वेव की आशंका, जिसका आगाज हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कोविड टास्क कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा। पहली वेव के दौरान बच्चों पर तकरीबन 1% असर दिखा था।
दूसरी लहर के दौरान बच्चों में इन्फेक्शन का असर 3.5 से 4% देखा गया और तीसरी वेव के दौरान ये इन्फेक्शन रेट बढ़कर 10% तक पहुंचने की आशंका है। हमने तो थर्ड वेव को सामने रखते हुए ही जो है नए नए जम्बो सेंटर्स बनाना शुरू किए हैं। ऑक्सीजन के नए नए प्लांट्स लगा सकते हैं वो किए हैं। ऑक्सीजन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं वो करना शुरू किया है। दवाइयाँ जो है हमें मिलना चाहिए जो मिल नहीं पाई केंद्र सरकार की तरफ से, हम पहले से अब इस बार जो है पूरी तैयारी रखेंगे। पिछली बारी भी हमने अच्छी तैयारी रखी थी। साथ ही साथ ये आशंका भी जताई गई कि कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में 20 साल से कम आयु के लोग आएंगे, यानी बच्चे और टीनेजर्स। अगर इस आशंका को सच माना जाए तो सीधा समझ आता है कि तीसरी लहर से निपटने का एक ही इलाज है, वैक्सीन। अगर भारत अगले 2 से 3 महीनों के अंदर आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन देने में कामयाब हो जाता है तो कोरोना की चेन टूटेगी और शायद बच्चों और युवाओं तक कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम हो जाए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी ऐसी ही आशंका जताई गई है। कर्नाटक की राज्य टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर का उछाल देखने को मिल सकता है। कमेटी के मुताबिक उस वक्त तक युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा और इसी वजह से युवा सबसे ज्यादा वायरस इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। यानी अक्टूबर तक 18 से 44 साल तक की आबादी का जितना ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा उतना ही कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर बच्चे कैसे कोरोना संक्रमण की चपेट में आएंगे। स्कूल खोले नहीं गए तो बच्चे बाहर नहीं जा रहे। फैलते वायरस के चलते भी बच्चों को घरों के अंदर ही रखा जा रहा है। सवाल लाजमी है लेकिन जवाब भी ठोस है। जवाब ये, बच्चों को सीधे इन्फेक्शन की आशंका नहीं है। घर में बंद बच्चों को उनके माता पिता या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। यही वो खतरा है जिसको देखते हुए वैक्सीनेशन तेज करने की कवायद हो रही है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जुलाई तक रोजाना करोड़ों डोज बनाने का दम भर रही हैं। अगर ये टारगेट पूरा हुआ और वैक्सीनेशन के मैकेनिज्म ने अपना लक्ष्य पूरा किया तो शायद तीसरी लहर से भारत बच जाए, और अगर नहीं तो फिर हो सकता है दोबारा वैसी तस्वीर देखने को मिले जो आज देखने को मिल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना महामारी के साथ ही देश में एक और नया संकट पैदा होने की आशंका जताई जा रही है और यह है ब्लड की कमी। डॉक्टरों की माने तो देश में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में 2 महीने तक ये लोग खून दान नहीं कर सकेंगे। लिहाजा देश में ब्लड की भारी कमी होने वाली है, जिसे लेकर अब डॉक्टर और समाज सेवी लोगों से वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान करने की अपील की जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है और अब वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का आखिरी हथियार है। 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो देश में अब एक नया संकट पैदा होने जा रहा है और यह संकट खून की किल्लत से जुड़ा है। डॉक्टरों की माने तो 18 से 45 साल के जिन लोगों को टीका लगेगा वो अगले 2 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकेंगे। चूँकि 18 से 45 साल वाले लोग ही सबसे ज़्यादा रक्तदान करते हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा देश में आने वाले दिनों में खून की भारी किल्लत हो सकती है। देश में खून की किल्लत होने पर सबसे बड़ा खामियाजा थैलेसीमिया के मरीजों को भुगतना पड़ सकता है और यही वजह है कि डॉक्टर भी 18 से 45 साल वाले लोगों से वैक्सीनेशन से पहले ब्लड डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी 18 साल से 45 साल की उम्र के सब लोगों के टीके लगेंगे तो टीके लगने के बाद में वो 28 दिन तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके कारण वो पहली डोज लगेगी फिर दूसरी डोज लगेगी। इसलिए मेरा ये है कि करीब करीब अगले 3 महीने तक हमको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है। इसलिए हमारा सब लोगों को और सारी जनता से ये अपील है कि वह टीका लगाकर ब्लड डोनेट करके ही टीका लगवाएं। यही नहीं, समाज सेवी भी 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन से पहले ब्लड डोनेट करने की सलाह दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं आपके आस पड़ोस वाले, उन्हें ये समझाएं कि 18 से 45 वर्ष के लोग जाके वैक्सीनेशन लगवाएं और इस वैक्सीनेशन के लगवाने के बाद आप 2 महीने तक जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके मेरा आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि उससे पहले जाके तो हो सके
तो आप रक्त का ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की कोशिश करें। हमें देश को बचाना है, हमारे राष्ट्र को बचाना है। जयपुर में ही लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनर अस्पताल नहीं जा रहे। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की गाइडलाइन कहती है कि ब्लड डोनर विदेश या फिर संक्रमित क्षेत्र से आने पर 28 दिन तक रक्तदान नहीं कर सकता है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने से पहले ब्लड डोनेट कर ही ब्लड की कमी के संकट से बचा जा सकता है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारे खास शो देश की बहस में हम उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो एजेंडा आप तय करते हैं। और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो है, क्या देश भर में लॉकडाउन पर विचार हो। इसे 75% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। तो रात 8:28 पर देखिए आपकी पसंद की बहस आपके चुने हुए मुद्दे पर देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।